नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज, एडीपीओ या कोई भी कंपटीशन, ला कंपटीशन जहाँ पे आईपीसी आपके आती है, सिलेबस में है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आईपीसी 1860। तो ये हमारी 61वीं क्लास है। इसके पूर्व की क्लास आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है। छोटा अपराध है, कम सज़ा वाला अपराध है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपराध है। हर एग्ज़ाम में आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह से पढ़ाऊँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बने हैं, तो उसको मैं बताता चलूँगा। तो उसको आप जो है वो नोट करते रहिए और आशा करूंगा कि इसको पढ़ने के बाद आपका मानहानि टॉपिक से जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो धारा कौन सी है आपकी? तो मानहानि संबंधी प्रावधान हमारी धारा 499 से लेकर के 502 तक में है। और ये हमारा 61वां वीडियो का पार्ट है। तो ये एक टॉपिक में, एक क्लास में पूरा नहीं होगा, तो इसके लिए हम जो है वो इसका हमने 2 टॉपिक बनाए हैं। भाग 1 है आपका ये। तो इसमें मुख्य रूप से मैं आज आपको मानहानि क्या है और मानहानि के जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं पहले। तो मानहानि को तो हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि किसी व्यक्ति पर के बारे में ऐसी कुछ बात कह देना जिससे उस व्यक्ति के मान सम्मान में जो है वो अन्य व्यक्तियों की नज़रों में उस व्यक्ति का मान सम्मान गिर जाए, है ना, लोग उसके बारे में गलत सोचें। तो यही आपकी मानहानि है। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा कानूनी दृष्टि से देखना है, क्योंकि हमको लॉ के एग्ज़ाम में जो है वो कानूनी एंगल से हमको मानहानि पढ़ना है। चलिए हम चलते हैं। तो पहला तो हमारा यही है कि मानहानि क्या है। तो जैसा हमने बताया कि दूसरों के मान सम्मान को, है ना, दूसरों के मान सम्मान को जो है वो जानबूझकर क्या करना, क्षति पहुंचाना ही जो है वो मानहानि है। तो सिंपल परिभाषा हो गई। और हमारी आईपीसी की धारा 499 में जो है मानहानि को जो है वो परिभाषित किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि मानहानि की परिभाषा जो है वो किस धारा में दी गई है? तो 499 में दी गई है। इसको आप याद रखें। फिर हम बात करते हैं धारा 499 की। तो धारा 499 थोड़ा सा अपनी बातों को थोड़ा सा उलझा कर बोलती है। तो मैंने उस उलझन में न पढ़ करके और उस धारा के आधार पर जो है वो अपने ही शब्दों में जो है वो लगभग पूरी बातों को समेटते हुए कुछ कहने का प्रयास किया है। तो उसको आप देखिए, इससे आपके मानहानि के संबंधी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आपसे बनेगा। तो अगर हम मानहानि की परिभाषा पढ़ते हैं तो उससे हमको जो है निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं, है ना, कि मानहानि के अपराध को पूरा होने के लिए जो है वो कौन कौन सी शर्तें या तथ्य आवश्यक हैं, उनको हम लिख रखा है। तो पहला तथ्य क्या है आपका कि किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो लांछन लगाना। किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो क्या करना, लांछन लगाना। तो लांछन शब्द अपने आप में एक बुरा शब्द है ना। किसी पर लांछन लगाना मतलब कि किसी व्यक्ति पर जो है वो मिथ्या आरोप लगाना। तो इसमें क्या करता है अभियुक्त? तो किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो लांछन लगाना और उसको जो है वो प्रकाशित करना। तो प्रकाशित करना भी आवश्यक है। और यहाँ पे प्रकाशन से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाशन कब माना जाता है? जैसे कि मान लीजिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ मानहानिकारक लांछन लगाए, लेकिन यदि वो लांछन जो है वो सिर्फ हम ही दोनों तक सीमित रहे तो यहाँ पे मानहानि का अपराध जो है सजित नहीं होगा। यदि उस लांछन से कोई तीसरा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, कम व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति जो हम दोनों से क्या है, भिन्न है, यदि उसकी जानकारी में बात आ जाती है तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि मानहानि का प्रकाशन हो गया है, माने वो कथन जो है वो मानहानिकारक हो गया है और अभियुक्त जिसने इस तरह का लांछन लगाया है उस पर जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो यही प्रकाशन का मतलब है ना, कि किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में उस लांछन का आ जाना। भाई लांछन का तीसरे व्यक्ति जानकारी में आएगा तभी तो उसकी नज़रों में हमारी जो है वो मान सम्मान में गिरावट आएगी। यदि किसी को नहीं मालूम, बंद कमरे में हमने एक दूसरे पर लांछन लगा दिया तो यहाँ पे कोई प्रकाशन नहीं होता है, तो यहाँ पे मानहानि का अपराध सजित नहीं होगा। तो प्रकाशन का मतलब है किसी थर्ड पर्सन के नॉलेज में जो लांछन वाली बात है उसका आ जाना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ऐसा लांछन किन माध्यमों से हो सकता है?
तो इसमें 4 माध्यम बताए गए हैं, जैसे कि लिखे गए शब्दों द्वारा, जैसे हमने कोई पुस्तक में कोई ऐसी बात लिख दी जो किसी व्यक्ति के प्रति जो है वो मानहानिकारक है, या हमने कुछ ही इस तरह की बातें कर दी, हमने कोई बोल रहे हैं हम और किसी व्यक्ति के बारे में हम जो है वो लांछनपूर्ण आरोप लगाते हुए बोल रहे हैं, तो ये कैसा हो गया आपका बोले गए शब्दों द्वारा। या संकेतों द्वारा भी लांछन हो सकता है, जैसे कि हम एक व्यक्ति की तरफ देखते हुए जो है वो अन्य व्यक्तियों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये है ना, कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन इस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका दिमाग जो है वो खिसका हुआ है ना, माने वो पागल है। तो लोगों का नज़रिया बदलेगा ना भाई, लोगों के मान सम्मान में कमी होगी, अरे ये तो पागल है ना, इसके पास मत जाओ, इससे कोई बात मत करो, ये क्या करेगा, हमको मार सकता है। तो हमने इस तरह से कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया संकेतों द्वारा, है ना। हमने ना तो बोला है ना हमने लिखा है, हमने इस तरह से किया और सामने वाले समझ रहे हैं उस बात को कि ये इसके इशारा कर रहा है, मतलब कि ये व्यक्ति जो है वो बुद्धि का खिसका हुआ है। तो ये कौन सा माध्यम से हो गया आपका, ये हो गया संकेतों द्वारा, है ना। फिर हम चौथा माध्यम की बात करते हैं दृश्य रूपिणों द्वारा, यानी कि हम कुछ चित्र बना सकते हैं वो, है ना। जैसे हमने एक चित्र बनाया, इसमें जो है वो एक व्यक्ति है, वो जो है वो घड़ी हाथ में लिए हुए जो है वो भाग रहा है, और उससे ये संकेत जा रहा है कि वो किसी की घड़ी चुरा करके क्या कर रहा है, भाग रहा है। और बहुत लोगों ने उस चित्र को देखा और तो वो क्या सोचेंगे, भाई ये तो घड़ी चुरा के भाग रहा है। और चोर व्यक्ति नज़रों में हमारे जो है वो अच्छी उसका चरित्र नहीं माना जाता है ना, ये कोई चोर है तो हम उसको बड़ी अच्छी भावना से नहीं देखते हैं। तो उस 10 रुपये द्वारा क्या दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है घड़ी चुरा करके भाग रहा है, उससे क्या बात स्पष्ट हो रही है कि घड़ी चुरा करके वो व्यक्ति भाग रहा है। तो इस प्रकार से 10 रुपयों द्वारा भी लांछन लगाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि ऐसा लांछन किन माध्यमों से हो सकता है, तो 4 माध्यम है। एक तो आपका क्या है, लिखे गए शब्दों द्वारा, जैसे हम कोई शब्द लिखे हैं हमारे ये हमारे जो है वो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, या बोले गए शब्दों द्वारा, जैसे हम कुछ बीच में बोल दें, है ना, और हमारे वीडियो में हम किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल दें, गलत लांछन लगा दें, और इसका प्रकाशन तो हो ही जाएगा क्योंकि ये YouTube चैनल में जा रहा है वीडियो, है ना। इसको कई लोग जो है वो देखने के स्वतंत्र हैं, कई लोग इसको देखेंगे, मतलब इसका पर्याप्त प्रकाशन हो रहा है। और संकेतों द्वारा या 10 रुपयों द्वारा या उपरोक्त सभी, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बनेगा आपका कि ऐसा लांछन किस माध्यम से लगाया जा सकता है, लिखे गए शब्दों द्वारा, बोले गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, 10 रुपयों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर आपका उपरोक्त सभी, है ना। माने इन चारों माध्यमों से हम किसी व्यक्ति की मानहानि कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा लांछन, है ना, दूसरा तथ्य क्या, तीसरा तथ्य क्या है इसका, कि ऐसा लांछन अपहानि करने के आशय से, है ना। तो इसमें अभियुक्त जो लांछन लगा रहा है उसका आशय होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की जिस पर वो लांछन लगा रहा है उसकी जो है वो मानहानि करना चाह रहा है ना, मानहानि करना चाह रहा है, या यह जानते हुए, है ना। दूसरी बात है यह जानते हुए या विश्वास करते हुए ऐसा लांछन लगाता है कि उस व्यक्ति की मानहानि होगी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बात है, यहाँ पे आशय है, लेकिन यहाँ पे आशय नहीं है, लेकिन उसके पास इस तरह की तमाम जानकारियाँ हैं कि जो हम लांछन लगा रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति जिस पर हम लगा रहे हैं उसकी क्या होगा, उसके लिए कैसा है, मान हानिकारक है, उसके लिए कैसा है, मान हानिकारक है। तो ये बात है आपकी। और तो इस तरह से आपके 3 तथ्य हैं आपका, है ना, पहला तथ्य, दूसरा तथ्य और तीसरा तथ्य। तो इस आधार पे आप सिविल जज है या अन्य कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे लिखना होता है तो वहाँ पर आप इन तत्वों को लिख करके और इनकी अपने शब्दों में व्याख्या कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक बड़ा प्रश्न है ये, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, क्या मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकती है ना, क्या कोई व्यक्ति की मानहानि कर सकता है। तो इसका आंसर अगर हाँ ना में देना है तो क्या होगा आंसर, हाँ कर सकता है, मतलब मृत व्यक्ति की मानहानि भी हो सकती है ना। लेकिन ये हमारे स्पष्टीकरण में भी दिया गया है, धारा 499 का जो स्पष्टीकरण 1 है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस स्पष्टीकरण में ये बात कही गई है, तो किस स्पष्टीकरण में कही गई है, धारा 499 के स्पष्टीकरण 1 में ये बात कही गई है। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि लांछन इस प्रकार का होना चाहिए, है ना, कि यदि वह व्यक्ति जो आज दुनिया में नहीं है, अगर वो दुनिया में होता तो उसके लिए जो है वो उसकी मानहानि होती, उसकी मानहानि जो है वो होती।
और दूसरी शर्त ये भी ज़रूरी है, माने दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। और लांछन इस प्रकार का है ना, लांछन इस प्रकार का है। और इससे क्या होता है, जो हमने लांछन लगाया मृत व्यक्ति पर, तो उसका जो परिवार है, माने उस मृत व्यक्ति का जो परिवार है या उसके निकट के जो है वो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, तो उनकी भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से अगर लगाया गया है, माने किसी मृत व्यक्ति पर लांछन लगाया गया है और लांछन इस प्रकार का है कि मृत व्यक्ति अगर वो जीवित होता तो उसके लिए वो मानहानिकारक होता। और एक इंटेंशन अभियुक्ता क्या है इसमें कि जो उस मृत व्यक्ति के परिवार है ना, या उसके निकट संबंधी हैं, निकट रिश्तेदार हैं, उनको जो है भावनाओं को क्या होगा, ठेस पहुंचाने वाला है। उनकी भावनाओं को किस तरह का है, ये ठेस पहुंचाने की प्रकृति वाला है। तो इस स्थिति में जो है वो मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है और जो मृत व्यक्ति की जो निकट रिश्तेदार हैं या परिवार हैं वो अभियुक्त पर जो है वो मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो मानहानि किसी व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है और एक समूह की भी हो सकती है। जैसे कंपनी है ना, कंपनी जो है वो एक व्यक्ति नहीं है ना, एक विधिक व्यक्ति है। कंपनी को कानून क्या मानता है, एक विधिक व्यक्ति मानता है। तो एक कंपनी की भी अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका एक मान सम्मान होता है, जनता के प्रति उसके विश्वास होता है, उसकी एक गुडविल होती है ना। इसी तरह से आपका कोई संगम है, संगम माने व्यक्तियों का कोई समूह है ना, व्यक्तियों का कोई समूह है या दो से अधिक व्यक्ति जो है वो मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका संगम या व्यक्तियों का समूह। तो इनकी भी इन पर जो लांछन लगाना जो है वो मानहानि है ना। इन पर भी अगर लांछन लगाया जाए तो मानहानि है, क्योंकि इन सब की अपनी जो है गुडविल होती है और उस गुडविल का गिरना ही जो है वो इनके लिए मानहानिकारक हो जाता है। और ये बात कहाँ कही गई है, तो हाँ, आंसर को हमारा हाँ, धारा 499 का स्पष्टीकरण कौन सा है आपका, 2। तो स्पष्टीकरण 2 में ये बात की गई है कि कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह की भी मानहानि की जा सकती है। ये कहाँ पे कहा गया है, फिर से हम रिपीट कर दें, स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है। अब हम स्पष्टीकरण 3 की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई लांछन जो अनकल्प रूप में या जो है व्यंग के रूप में है, व्यंग के रूप में है। तो व्यंग में क्या होता है कि उसके 2 अर्थ निकलते हैं, है ना। एक तो सीधे सीधे अर्थ निकलता है और एक जो इसका छुपा हुआ अर्थ निकलता है वो जो है वो लांछनपूर्ण होता है, वो जो है लांछनपूर्ण होता है। तो इस तरह का लांछन भी जो है वो मानहानिकारक की कोटि में आ सकता है ना, मानहानिकारक हो सकता है। ये बात कहाँ कही गई, तो इसको भी याद रखना आपको, धारा 499 के स्पष्टीकरण 3 में जो है वो ये बात कही गई है कि व्यंग के रूप में लगाया गया लांछन भी जो है वो लांछन है और उससे मानहानि हो सकती है। व्यंग के रूप में हम क्या करते हैं कि एक सीधा अर्थ उसका दूसरा निकलता है, लेकिन उसका एक छुपा हुआ अर्थ निकलता है। जैसे हमको डाउट है ना, कि इसने हमारी घड़ी चुराई है, तो हम उस पर इस तरह से लांछन व्यंग के रूप में लगाते हैं कि अरे अरे वो तो बहुत ईमानदार है, जन्मजात से ईमानदार है, वो भला मेरी घड़ी कैसे चुरा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये व्यंग है और इस व्यंग का मतलब क्या निकल रहा है कि घड़ी जो है इसी व्यक्ति ने चुराई है। तो ये व्यंग के रूप में है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। जैसे आ जो है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वह मेरी घड़ी चुरा ही नहीं सकता है ना। यदि ये व्यंग के रूप में है और इसका छुपा हुआ का क्या निकलता है कि घड़ी जो है वो आ नहीं चुराई है ना, आ नहीं चुराई है। तो ये आपका जो है वो मानहानिकारक के रूप में हो सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। लांछन मानहानिकारक तब होता है जब वह भिन्न व्यक्ति की दृष्टि से मान सम्मान की क्षति पहुंचाने वाला हो। ये आपके स्पष्टीकरण 4 में कहा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है आपका, ये 4 है ना, कि किसी व्यक्ति पर लांछन लगा देना मानहानिकारक नहीं है। लांछन लगा देना मानहानिकारक कब होगा, जब दूसरों की नज़र में उस व्यक्ति की जो है वो मान सम्मान में क्या हो, गिरावट हो, लोग उससे घृणा करने लगें या लोग उसको अलग हट के एक गंदा व्यक्ति जो है वो समझने लगें, तो ऐसा कथन जो है मानहानिकारक हो सकता है। तो स्पष्टीकरण यही है कि लांछन मानहानिकारक कब होता है, तो तब होता है जब वह जो है वो भिन्न व्यक्ति की दृष्टि से मान सम्मान को जो है वो क्षति पहुंचाने वाला हो। यदि ऐसा नहीं है तो मानहानि की श्रेणी में वो नहीं आएगा। चलिए हम अब चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारी आंग्ल विधि और भारतीय विधि में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आंग्ल विधि में मानहानि के जो है वो 2 प्रकार हैं। एक तो आपका कौन सा है, आपका अपलेख है और दूसरा आपका जो है वो अपवचन है। माने एक आपका स्थायी लांछन है और एक आपका जो है वो अस्थायी लांछन है। जैसे किसी पुस्तक में छाप देना स्थायी लांछन है, केवल मुँह से बोल देना, उसको 2-4 लोगों ने सुन लिया है,
ये आपका कौन तरह का है, अपवचन वाला लांछन है। तो इन दोनों को विधि में अलग अलग स्थिति प्रदान की गई है। माने आंगल विधि में जो है वो अब मानहानि के 2 वर्गीकरण जो है वो स्वीकार किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक हम भारतीय दंड संहिता की बात करें तो भारतीय दंड संहिता में इस तरह की मानहानि की कोई वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, माने अगर वो चाहे अपलेख के रूप में हो चाहे अपवचन के रूप में हो, दोनों तरह के लांछन जो हैं वो मानहानि की अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यही हमारा आज का वीडियो था, लेकिन अभी कंप्लीट वीडियो नहीं है। कल हम इस वीडियो में थोड़ा सा बताएंगे कि मानहानि अपराध की प्रकृति क्या है, हम मानहानि का मुकदमा किसी व्यक्ति पर किस तरह दायर कर सकते हैं, या मानहानि के मामले में सज़ा क्या है, या न्यायालय जो है वो क्षतिपूर्ति दिलाता है हमको, है ना। न्यायालय जो है वो हमारी अगर मानहानि करते हैं तो न्यायालय जो है वो क्षतिपूर्ति दिलाता है। तो क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो किस आधार पर न्यायालय डिसाइड करता है, वो राशि जो है वो कितनी होगी, 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, 10 लाख होगी, कुछ मामलों में कम हो सकती, कुछ मामलों में अधिक हो सकती। तो उसके बारे में क्या मापदंड हैं वो बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बताएंगे कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं, भले ही आप लांछन लगाएं, लेकिन यदि वो किसी अपवाद के अंतर्गत आते हैं तो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो हमारी धारा 499 में कितने अपवाद दिए गए हैं, 10 अपवाद दिए गए हैं। ये आपका सिविल जज में क्वेश्चन आ चुका है आपका कि मानहानि में जो है वो धारा 499 में कितने अपवाद हैं, 10 अपवाद हैं। उन 10 अपवादों की चर्चा हम जो है वो कल करेंगे। और आगे की धारा, जैसे धारा 500 है दंड है, और धारा 501 और 502 को भी हम जो है बड़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको आप देखिएगा, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक बढ़ने से हमको जो है थोड़ा सा उत्साह मिलता है। और बाकी ये हमारी ऑफलाइन ही क्लास है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, पहले बच्चों को समझाते हुए पूरा ये पढ़ा दिया जाता है, बच्चे लिख लिए होते हैं, और उसके बाद बच्चों के सामने एक वीडियो बनाया जाता है, जिसको एक कहानी के रूप में एक प्रकार से कह सकते हैं हम। इसको हम बच्चों को के सामने ही बोलते हैं। तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होता है कि बच्चों का एक बार जो है वो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाता है और उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।